मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक है, उसका एक पार्ट सामाजिक परिवर्तन, जो कि हम पिछले 2-3 वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और उसके आगे की कड़ी में आज हम लोग जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, उनमें हम लोगों ने विलियम ऑकबर्न का सिद्धांत पढ़ा, उसके पश्चात सोरोकिन का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत पढ़ा। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भाग 3 में कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ेंगे और इसमें ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया है और कैसे सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। तो सबसे पहले तो जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मनी के समाजशास्त्री थे, जर्मन समाजशास्त्री थे और उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को आर्थिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो फोकस था हमेशा से, वो फोकस समाज में इस बात पे रहा हमेशा कि जो अर्थ है, आर्थिक चीज़ें हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। तो आज हम लोग उसी आर्थिक सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सभी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनका प्रमुख कारण आर्थिक है। अर्थात कोई भी समाज में परिवर्तन होता है, समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन आर्थिक कारणों की वजह से होता है और आर्थिक कारण ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जो कार्ल मार्क्स ने का संपूर्ण जो फोकस था, पूरा जो उनका सिद्धांत है, वो इसी पर है कि उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत दिया है। और मार्क्स के इस सिद्धांत का जो नाम है वो आर्थिक निर्णायकवाद भी है। आर्थिक निर्णायकवाद अर्थात जिसमें अर्थव्यवस्था के द्वारा या आर्थिक चीज़ों के द्वारा निर्णय होते हैं। आपने वर्ग संघर्ष के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की है, इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसको वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, या ये कहें कि आर्थिक जो साधन हैं, आर्थिक जो मीन्स हैं, आर्थिक साध्य और साधन हैं, उन पर आधारित है। और इसकी प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार से है। इन मान्यताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और जब यदि हम इन मान्यताओं को समझ लेते हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को किस दृष्टिकोण से देखा है। तो जो पहली मान्यता है कार्ल मार्क्स की वो है अस्तित्व चेतना का निर्णायक है। कहने का तात्पर्य है कि जो जीवन की भौतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक चेतना को नियंत्रित, निर्देशित, संचालित और परिवर्तित करती है। अर्थात जो भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक चीज़ें हैं, वो समाज में किसी भी प्रकार से उस समाज को नियंत्रित करती है, समाज को निर्देशित करती है, समाज को संचालित करती है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वो भौतिक परिस्थितियों के कारण ही होता है। और जो भौतिक परिस्थितियाँ होती है वो सामाजिक अंतर्विवेक को परिभाषित करती है और समाज में परिवर्तन लाती है कि भौतिक परिस्थितियों से ही मनुष्य का विवेक कार्य करता है और उसके पश्चात ही समाज में परिवर्तन आता है। दूसरा है भौतिक अभौतिक का निर्णायक है। जब हम लोग भौतिक अभौतिक की चर्चा कर रहे थे, भौतिक अभौतिक संस्कृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोगों ने ये देखा था कि भौतिक वो जो हमें दिखाई देती है, अभौतिक वो जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो जब कार्ल मार्क्स बताते हैं कि भौतिक अभौतिक का निर्णायक है, अर्थात
कोई भी अभौतिक परिवर्तन होता है उसके लिए भौतिक परिवर्तन निर्णायक होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होने पर अभौतिक चीजें बदलती है। किसी भी अभौतिक परिवर्तन के लिए भौतिक परिवर्तन जिम्मेदार होता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन के प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्पादन के प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक होते हैं और ये धार्मिक जीवन के सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये सभी लक्षणों का निर्धारण भौतिक विचारों का निर्धारण से होता है और भौतिक परिवर्तन के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक चेतना तथा आदर्शों में परिवर्तन का कारण भौतिक परिवर्तन ही है या भौतिक कारक ही होते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने इन सब का संपूर्ण कारण जो बताया है, जितने भी परिवर्तन होते हैं चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक है, उनका कारण कार्ल मार्क्स ने भौतिक ही बताया कि भौतिक चीज़ों में परिवर्तन होगा तो स्वतः ही अभौतिक चीज़ों में परिवर्तन होता है। तीसरा है भौतिक परिस्थितियों में समाज का उद्गम। अब मार्क्स कहते हैं कि जो समाज का उद्गम है वो भी जीवन की भौतिक परिस्थितियों के द्वारा ही होता है या जीवन की भौतिक परिस्थितियों में ही समाज का उद्गम होता है। अर्थात समाज का जो निर्माण होता है, समाज जो बनता है या समाज में जो परिवर्तन आता है वो भौतिक परिस्थितियों के कारण ही होता है। और मार्क्स ने कहा कि मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जो मानव प्रयास करता है उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक उपसंरचना का विकास होता है। कि मानव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कुछ प्रयास करता है उसके परिणाम स्वरूप ही आर्थिक चीज़ों का विकास होता है। और ये आर्थिक जो उपसंरचनाएं हैं ये समाज की राजनीतिक और कानूनी उपसंरचनाओं को निर्धारित करती है। कि आर्थिक चीज़ों में जो परिवर्तन है, आर्थिक संरचनाओं का जो निर्माण होता है उसके आधार पर ही समाज में राजनीतिक तथा अन्य कानूनी जो संरचनाएं हैं वो निर्धारित होती है। तो मार्क्स के अनुसार समाज इस प्रकार से उद्विकास के संतुलन को प्रदर्शित करता है जिसमें सामाजिक चेतना तथा संबंधों को उत्पादन के प्राथमिक तरीकों द्वारा निश्चित किया जाता है। तो जो भौतिक परिस्थितियां हैं उन्हीं में समाज का उद्गम होता है। तीसरी जो मान्यता है कार्ल मार्क्स की वो है कि भौतिक परिस्थितियां ही समाज के उद्गम का और समाज के विकास का या ये कहेंगे समाज के परिवर्तन का निर्धारण करती है। अगला है द्वंद्वात्मक उद्विकास। द्वंद्वात्मक, जब हम लोगों ने मार्क्स पढ़ा था तब द्वंद्वात्मक का सीधा सीधा आशय ये है कि जब दो चीज़ों में द्वंद्व हो, दो चीज़ों में संघर्ष हो। द्वंद्व का साधारण शब्दों में आशय यही होता है। तो जो समाज है वो अनेक उद्विकासीय चरणों से होकर गुजरता है और ये जो चरण होते हैं उद्विकास में जो स्वतः परिवर्तन होता है वो ये परिवर्तन है। तो जो मार्क्स है वो मानते हैं कि जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। कि जब समाज में जनसंख्या बढ़ेगी और मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहाँ पे भी जनसंख्या अधिक होती है वहाँ संसाधनों का प्रयोग अधिक होता है या संसाधनों की आवश्यकताएं अधिक होती है। तो जब जहाँ भी संसाधनों की आवश्यकताएं अधिक होगी तो वहाँ योग्यता आधारित श्रम विभाजन स्वतः ही हो जाएगा। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसको श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप वो कार्य सौंपा जाएगा। तो जब श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो मनुष्य की जो भूमिकाएं हैं उनमें भी वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति जब किसी कार्य को विशेषज्ञता से करता है तो उसकी भूमिकाओं में भी उसको वृद्धि करनी पड़ती है। और ये जो संपूर्ण विकास होता है तो मार्क्स कहते हैं इस संपूर्ण विकास के कारण निजी संपत्ति में क्या होती है? निजी संपत्ति में वृद्धि होती है। अब जब ये द्वंद्वात्मक उद्विकास जब मार्क्स बताते हैं
तो ये संपूर्ण समाज को उद्विकासीय प्रक्रिया के दौरान रखते हैं और ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से द्वंद्व होता है या इस प्रक्रिया के अंदर द्वंद्वात्मकता आती है। तो जब हम बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हुई, मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप श्रम का विभाजन हुआ और लोगों की भूमिकाओं में वृद्धि हुई, तो ये जो संपूर्ण विकास हुआ इसके कारण व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है उसमें भी वृद्धि होती है और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति से पूंजीवादी व्यवस्था का विकास होता है। जो मार्क्स का जो पूर्ण रूप से जो फोकस था या फोकस, जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि मार्क्स का संपूर्ण फोकस पूंजीवादी विचारधारा को उखाड़ फेंकना था और मार्क्स यही कहते हैं कि जो पूंजीपति है या पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, वो शोषण करती है वो श्रमिकों का शोषण करती है और ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, ये श्रम विभाजन हो रहा है, निजी संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इन सभी के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था भी विकसित होती है। तो मार्क्स ये मानते हैं कि जो आर्थिक प्रभुत्व है या पूंजीवाद से सर्वहारा वर्ग का जो प्रकृति तथा उत्पादन के साधनों से अलगाव हो जाता है और इस निजी संपत्ति में वृद्धि से क्या होता है, जब पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ेगी, पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने के फलस्वरूप जो श्रमिक वर्ग है उसका उत्पादन के साधनों से, स्वयं से, प्रकृति से अलगाव हो जाता है, अर्थात वह स्वयं को इन सब से अलग समझने लगता है। उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के तरीकों पर तथा उत्पादन के संबंधों पर जो शोषक वर्ग है अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है वो पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है और सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है। जो मार्क्स की मान्यता है, जो संपूर्ण द्वंद्वात्मक उद्विकास है, उसमें मार्क्स यही बताते हैं कि ये द्वंद्व की प्रक्रिया सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि से प्रारंभ होती है, उसके पश्चात आवश्यकताएं बढ़ती है, निजी संपत्ति बढ़ती है और इन सब के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास होता है और पूंजीवाद के विकास के कारण जो श्रमिक वर्ग है उसका या सर्वहारा वर्ग है उसका पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जाता है। तो समाज में श्रम विभाजन और निजी संपत्ति, इनके अधिकारों में वृद्धि के कारण पूंजीवाद का विस्तार होता है और बाद में मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवाद में जो द्वंद्व होगा या जो समाजवाद के लिए एक आंदोलन के रूप में शुरू होगा, जो अंत में ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसमें मानव प्रकृति और सामाजिक वातावरण के साथ पुनः जुड़ जाएगा। अर्थात मार्क्स कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि इस द्वंद्व का परिणाम ऐसा होगा कि जब पूंजीवाद संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और पुनः एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें स्वाभाविक मानव का उदय होगा, जिसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी, किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। तो मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक उद्विकास की प्रक्रिया बताई है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस द्वंद्व का अंत सर्वहारा वर्ग का उदय या अंतिम रूप से देखें जब समाजवादी समाज की स्थापना होगी तो इसमें जो पूंजीपति वर्ग है जिसका समाज में वर्चस्व है, जो कि समाज को अपने काबू में रखना चाहता है या ये चाहता है कि समाज में उत्पादन के साधनों पर और निजी संपत्ति का इतना अधिक महत्व हो जाए जिससे कि पूंजीपति और अधिक सुदृढ़ होते जाएं और अधिक सर्वहारा या श्रमिक वर्ग का शोषण करते रहें। तो मार्क्स ने बताया कि अंत में इसका परिणाम ऐसा होगा जब पूंजीपति वर्ग संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और एक नए समाज का उदय होगा और वो समाज ऐसा होगा जो कि सभी के लिए समानता रखेगा या असमानता को समाप्त करेगा, निजी संपत्ति का महत्व कम होगा और एक स्वाभाविक मानव का उदय होगा। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने कुछ चीज़ें बताई है। अब हम लोग जब अगला वीडियो कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि जो अन्य मार्क्स सिद्धांत है, चाहे वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, ये सभी सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये हमें अलग से
थोड़ा डीपली पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग इसके अगले वीडियो में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन इनके द्वारा होता है। धन्यवाद।